हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम जो ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे थे क्लास 8 का, उसका सेकंड चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें कि हम सबसे पहले हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ा था और आज हम इस चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। ये कुछ नहीं, बस सिंपल सा ऐसे ही कोई स्टोरी बना रखी है, बट जो एक्चुअल मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो है हैंडबैग के बारे में बताया गया कि प्रदर्शनी में बच्चे गए थे, तो वहाँ पे ना हैंडबैग थे जो कि जूट के बने हुए थे। बच्चों को बहुत पसंद आया। किसी ने टोकरी देखी, किसी ने कुर्सियाँ देखी, किसी ने बेंत देखी जो कि बाँस से बनती है। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो बांस है वो भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में। भारत के पूर्वी प्रदेश कौन से हैं? जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, इधर वाले जो हमारे राज्य हैं वो हमारे पूर्वी राज्य हैं। और उत्तर पूर्वी राज्य में आता है हमारा सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा जो सिक्किम के पास तक जाता है, झारखंड, ये वाले जो हिस्से हैं, और उत्तराखंड, ये हमारा जो है उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा आता है। यहाँ पर बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि बांस कैसी जगह पर होता है? जहाँ पे जो है हमेशा बारिश होती रहती है। आंध्र प्रदेश मतलब जहाँ पे हमेशा मौसम में नमी रहती है। बाकी बच्चे भी बहुत उत्साहित से थे ये सब चीज़ें देखने के लिए। कुछ बच्चों ने जो है रेशम को देखा, तो रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़ों से मिलता है, जिसको हम रेशम कीट कहते हैं। रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है, इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के जो कीड़े हैं उनको शहतूत, आप सबने देखा ही होगा, शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। ये जो इसका जो अडल्ट जो मादा होती है रेशम के कीड़ों की, वो शहतूत के पत्तों पर अपने नीचे की तरफ अंडे देती है। उसके अंडे बाद में जैसे ही बाहर आते हैं तो वो शहतूत के पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं और ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। इधर आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह के होते हैं। फिर इनमें से जो है पहले ये काफ़ी टाइम तक खाते रहते हैं, उसके बाद जो है ये एक धागे जैसा अपने मुंह से चारों ओर निकालते रहते हैं, वो उसको हम कोकून बोलते हैं। जब ये इसके अंदर ये सेफ रहता है छोटा कीड़ा, जब ये अडल्ट बन जाता है, इसके पर निकल आते हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये उसमें से उड़ जाता है और जो कोकून होता है उसको इकट्ठा करके जो है यूज़ करने के लायक बनाया जाता है, उसमें से रेशम निकाला जाता है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच में जो संकरी क्षेत्र है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में क्या आता है? हमारे जितने भी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जीवन होता है, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जितने भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु, जीवाणु, सब हमारे जैवमंडल का हिस्सा है। यहाँ आपको जो है गिद्ध और चील के बारे में बताया है कि ये जो गिद्ध और चील की प्रजाति है ये आज बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो पक्षी हैं ये अपमार्जक होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मांसाहारी होते हैं और जो अपमार्जक होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। खाते दोनों ही मांस को हैं, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो किसी जानवर को मारकर उसका शिकार करके उसको खाते हैं, और जो अपमार्जक होते हैं वो कभी किसी का ऐसे शिकार करके नहीं खाते, वो मरे हुए जानवरों का जो बची हुई चीज़ें हैं उनको खाते हैं। तो ये जो चील और गिद्ध वगैरह हैं ये पहले भारत में बहुत होती थी, लेकिन आजकल इनकी जो जाति है वो लुप्त होने की कगार पे है। सरकार को इनके प्रजनन संरक्षण केंद्र खोलने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो जो जानवर होते हैं जब वो बीमार होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनको जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन और आइब्रोप्रोफेन जो है ऐसी दवाइयाँ होती है जो उनको ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। जब ये पशु मर जाते हैं तो उनको जब ये चील वगैरह खाते हैं तो हुआ क्या कि इन दवाइयों के असर से उन जो गिद्ध थे उनकी किडनियाँ खराब हो गई और बहुत सारे गिद्ध जो है मर गए थे। आगे है, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं।
एक के बगैर दूसरे का जीवन संभव नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपको लगता होगा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो बेवजह है कि मच्छर है इसका क्या काम है, मक्खी है इसका क्या काम है, मधुमक्खी है इसका क्या काम है, पर कोई भी जीव जो है प्रकृति में बेवजह नहीं है। सबका अपना कोई ना कोई फंक्शन है और सभी जीवित जातियां जो है एक दूसरे से संबंधित है, जिसको इस संबंध को हम परितंत्र कहते हैं। इसमें अगर जो है कुछ जातियां विलुप्त हो जाएंगी तो बाकी जातियां अपने आप ही विलुप्त हो जाएगी। पॉसिबल नहीं है कि वो कुछ जातियां विलुप्त हो जाएं तो बाकी जातियां रह सकेंगी। जैसे आप मान लो आप सोचे कि शेर मर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो वैसे भी जानवरों को खाता है, लेकिन अगर शेर मर जाएगा तो बाकी जानवर भी मर जाएंगे, क्योंकि जो जानवर है अगर शेर उनका शिकार नहीं करेगा तो जो शाकाहारी जानवर है जैसे हिरण है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो वो भूख से मर जाएंगे। और फिर आप कहोगे कि चलो शाकाहारी भी नहीं है मांसाहारी भी नहीं है तो पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ेगा। अगर शाकाहारी नहीं होंगे तो पेड़ पौधों को खाएगा कौन, कोई नहीं होगा, तो पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो इस तरीके से पेड़ पौधे कमजोर पैदा होंगे और वनस्पति भी खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति में कुछ भी बेवजह नहीं है, सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित है और इस संबंध को हम परितंत्र कहते हैं। ये यहाँ पे आपको जो है ब्रह्मकमल का एक पौधा दिखाया गया है। ये एक औषधीय जड़ी बूटी है जो पर्वतीय एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। भाई इनके बगैर लाइफ हमारी हो नहीं सकती। और हमें पेड़ों से क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और मृदा की सुरक्षा करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। रक्षक मेखला हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर में कि जो खेतों के चारों ओर जो है बाउंड्रीज बनाई जाती है पेड़ों की, जिससे कि मृदा अपरदन ना हो, तो उस मृदा अपरदन को रक्षक मेखला द्वारा जो है रोका जाता है। और पेड़ क्या करते हैं, भूमि का जो जल है उसका संग्रहण करते हैं। भूमि की आर्द्रता को बनाए रखने में पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, वर्षा लाने में भी और पानी के लेवल को बनाए रखने में भी। इसके अलावा हमें पेड़ों से फल, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लेटेक्स मिलता है। लेटेक्स जो है जिससे रबड़ वगैरह बनाई जाती है उसको लेटेक्स कहते हैं। तारपीन का तेल मिलता है। तारपीन का तेल जो पर्वतीय इलाकों में जो पेड़ पाए जाते हैं, चीड़, देवदार आदि, उनके अंदर से निकाला जाता है। गोंद और कोई भी औषधि है सब पेड़ों से ही बनाई जाती है। कुछ दवाइयाँ जानवरों से बनाई जाती है, बाकी पेड़ों से ही बनाई जाती हैं। कागज, जिसके बगैर अगर कागज नहीं होता तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पेड़ों से मिलती हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत वन्य जीवन में और क्या आता है, उसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं वहाँ पर, पक्षी, कीट पतंगे, जलीय जीव, सब उसका हिस्सा है। और इनसे हमें और क्या मिलता है, जीवों से दूध, मांस, खाल, ऊन, ये सब हमें जीव जंतुओं से मिलती है। फिर मधुमक्खी के बारे में दिया है कि जो मधुमक्खी होती है वो हमें शहद देती है। ये तो आप सबको पता ही है, कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसने कभी शहद को नहीं खाया होगा। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है जो समझने वाला है वो ये है कि जो परागण प्रोसेस होती है, जिसमें कि क्या होता है, मधुमक्खियाँ या कोई तितली या कोई भी ऐसे कोई भी ऐसे इंसेक्ट हैं जो पौधों पर बैठते हैं, फ्लावर्स पर बैठते हैं, तो वो परागण प्रक्रिया करते हैं, जिसमें कि वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं। तो उनके पौधे के अंदर जो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनका एक दूसरे के अंदर पॉलिनेशन बोलते हैं उसको, वो पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक पौधे के एंथर वगैरह जो है वो दूसरे पौधे से टकराते हैं, क्योंकि पौधों में भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप सोचेंगे कि मधुमक्खी का क्या काम है, अगर मधुमक्खी ना होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें शहद नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो फसलें ही नहीं होंगी हमारे, क्योंकि परागण वो मधुमक्खियाँ परागण करती हैं और परागण वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो हमारे पौधों में, पेड़ों में फल आता है, फल वो परागण प्रक्रिया के कारण ही होता है। तो अगर परागण नहीं होगा तो पेड़ पौधों में फल ही नहीं आएंगे, तो हम खाएंगे क्या। तो इसलिए मधुमक्खी, तितली, इन सब की, हर इंसेक्ट की अपनी वैल्यू है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, परितंत्र में अपघटक का कार्य भी करती हैं। मतलब अपघटक क्या होता है, वह जो जीव जंतु जो मर जाते हैं वो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये काम जो है हमारे कीटों का ही, आप सोचे कि इनकी क्या ज़रूरत है, तो जितने भी ये कीट हैं वो अपघटन का काम करते हैं। वरना सोचिए कि इतने जो जीव जंतु है जो मर जाते हैं, अगर वो अपघटित ना हो तो हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि
जीव जंतुओं के मरने से जो है बहुत ज़्यादा वो सड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। तो आप देखेंगे कि एक सूक्ष्म जीव जो अपघटन का कार्य करता है उसकी भी हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है कि उसके बगैर भी हमारी लाइफ नहीं हो सकती है। तो प्रकृति में कुछ भी बेवजह नहीं है, इसलिए कोई सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जिनको कि हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, या फिर कोई कीट पतंगा है, मधुमक्खी है, कोई भी जीव है उसको बेवजह मत समझना। आप सोचो कि ये तो पता नहीं क्यों है, सोचना भी मत, क्योंकि उनके बगैर हमारा लाइफ नहीं है। तो ये सब हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चिड़िया अपने भोजन के लिए कीड़े खाती है और अपघटकों के रूप में भी कार्य करती है। गिद्ध जो है वो मृत जानवरों को खाता है और अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि अपघटक होता है कि जब कोई जीव मर जाता था उसको जो है घटित करके जो है वापस मिट्टी में बदल देना, जबकि अपमार्जक होता है कि कोई जीव जंतु मरे हुए हैं तो उस मरे हुए को खा के समाप्त करना। खाना और मिट्टी बनना दो अलग प्रोसेस है। तो जो गिद्ध होते हैं वो अपमार्जक का काम करते हैं और जो हमारे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो अपघटन का कार्य करते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि जो प्रकृति है वो कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम है, कहीं पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रेगिस्तानी एरिया है। वो किसके कारण होता है? तो वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः जो कहीं पर अधिक तापमान होता है, कहीं पर कम तापमान होता है उस पर, और आर्द्रता हवा के अंदर जो नमी होती है उस पर निर्भर करती है। जहाँ पे मौसम नमी वाला होता है वहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पे हवा शुष्क रहती है, पानी की कमी रहती है, वहाँ पेड़ पौधे भी कम होते हैं। विश्व की वनस्पति को जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। वन जो जंगल होते हैं, घास के मैदान, गुल्म और टुंड्रा वनस्पति। अब जो ये गुल्म है ये क्या है? गुल्म जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऐसे पौधे होते हैं जिनको कि अगर हम काट दें तो वो दोबारा से अपने आप उग जाते हैं। जैसे हर पौधा ऐसा नहीं होता कि हमने उसको जो है जमीन के पास के एरिया से हमने उसको काट दिया वो दोबारा से बन जाएगा। ऐसे कुछ ही पौधे होते हैं जिनको हम काट दें वो दोबारा से बन जाएंगे। तो इन पौधों का यूज़ क्या है? जो हम लकड़ी जो प्राप्त करते हैं वनों से, वो इस प्रकार के जो है पेड़ों से प्राप्त करते हैं और वो उनको हम काट देते हैं और वो फिर से उगाते हैं, फिर से बन जाते हैं और फिर से हम उनको काट लेते हैं। टुंड्रा वनस्पति जो बर्फीला एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे जो जिस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत ही ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं और बहुत ही घने होते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो भारी वर्षा वाले हैं इनको सदाबहार वन कहा जाता है, सदाबहार वर्षा वन। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, मतलब पानी की कमी होती है, वैसे वैसे जो वृक्ष है उनका आकार और उनकी जो सघनता है, मतलब सघनता का मतलब होता है ज़्यादा वृक्षों की संख्या का ज़्यादा होना, तो वो कम हो जाती है। जहाँ बारिश कम होगी वहाँ ऑटोमेटिकली पेड़ होंगे ही नहीं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे छोटे पेड़ उगेंगे या घास उगेगी। और अगर हम बात करें ऐसी जगह पे जहाँ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, शुष्क प्रदेश, वहाँ पे तो सिर्फ कटीले झाड़ियाँ ही होंगी और गुल्म होंगे, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती है, क्योंकि जो शुष्क प्रदेश होगा उसमें पानी की जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल बहुत गहराई में होता है। तो ऐसे पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती है, क्योंकि पौधों को पानी की जड़ों को पानी ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो ऑटोमेटिकली अडेप्टेशन आ जाती है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ के प्लांट्स जो हैं उनमें वो ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं कि उनकी जड़ें गहरी होती हैं, जो ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों की सतह पर जब सनलाइट पड़ती है तो लगातार उनकी पत्तियों से, तने से, उनके हर पार्ट से जो है पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इससे जो है जहाँ मान लो पानी की कमी है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आर्द्रता कम हो जाएगी, पौधों में पानी की कमी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी एरिया में होते हैं उन्होंने अपनी बॉडी में इस तरह की अडेप्टेशन कर रखी है कि या तो उनके पास उन पौधों में पत्तियाँ होती ही नहीं है, कांटे होते हैं सिर्फ, या फिर ऐसी पत्तियाँ होती हैं जिनकी सतह बहुत मोटी होती है, चिकनी होती है, ताकि जो है उनकी पत्तियों से पानी कम से कम निकल सके।
इसके बाद है जो शीत ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसमें कि मॉस और लाइकेंस ऐसे हैं, मतलब ये घास फूस की तरह दिखने वाले पौधे होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम उस एरिया में जाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती है, तो वहाँ भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, वहाँ भी नाम मात्र के ही घास फूस जैसे कुछ होता है। इसके बाद है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ ये बताया है कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने भी लोग एक इस समय उन्हें कहीं अधिक, आपको पता ही है जनसंख्या बिल्कुल डबल हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या नहीं चाहिए, उनको खाना चाहिए, फसल चाहिए, ज़्यादा भोजन चाहिए। तो इसके कारण वनों को काटा जा रहा है और इससे वन जो है वो तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं, जबकि वन हमारे बहुमूल्य संसाधन है। अगर वन नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण की, हम इन चीज़ों को बचाएं कैसे। वन हमारी संपदा है, हमारी अमूल्य संपदा है, क्योंकि वन जो है पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सबको आश्रय देते हैं। उनके बगैर हमारी लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मनुष्य ने जो है क्या, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। इससे बहुत सारे जीव जंतु जो है असुरक्षित हो गए हैं या संकटापन्न है, मतलब उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है, उनकी पूरी की पूरी जाति ही खत्म होने वाली है। कुछ तो लुप्त हो चुके हैं, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें डायनासोर, रेड पांडा वगैरह, तो या फिर नीली भेड़, वो तो देखने को ही कहीं नहीं मिलती हैं, तो वो लुप्त हो चुके हैं। कुछ लुप्त होने वाले हैं जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, और कुछ पे संकट है, यानी कि अभी लुप्त नहीं होने वाले हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो भी लुप्त हो जाएंगे। वन उन्मूलन मतलब वनों को काटना, मृदा अपरदन, मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, और जो भी हम निर्माण कार्य करते हैं, कहीं पे बिल्डिंग बना रहे, कहीं फैक्ट्री बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं। दावानल होता है जंगल की आग, जहाँ जंगलों में आग लगती रहती है, उसको दावानल कहते हैं। या फिर कहीं से जो है प्राकृतिक कारण से अचानक से भूस्खलन हो जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है, पहाड़ खिसक जाते हैं। और कुछ मानव और प्राकृतिक कारक ऐसे हैं जिनसे जो वनस्पति है वो हमारी खत्म हो रही है, और उसके कारण जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनकी जो जातियां हैं वो भी लुप्त हो रही हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद है कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनको तो हम उनसे जो उनकी महंगी खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, हाथी को दांत के लिए, एक सींग वाले गैंडे को उसके सींग के लिए, कुछ शेर, बाघ, चीता उनको उनकी खाल के लिए, इस तरीके से जो है लोग जानवरों का शिकार करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। और लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, कहीं से चोरी छुपे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। तो लोग जो है, सिर्फ इंसान ऐसा होता है कि वो हमेशा अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, तो उसको जीव जंतुओं से कुछ इतना मतलब होता नहीं है। व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार, मतलब कि बिना अधिकार के शिकार, गलत काम है। भारत में कुछ जानवर जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग की फोटो दी हुई है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ये सब तो आपको पता ही होगा। दरियाई घोड़ा वो होता है, हिप्पो होता है ना, हिप्पोपोटामस, वो उसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। हिम तेंदुआ जैसे जो बर्फीले एरिया में जो तेंदुआ होता है उसको हिम तेंदुआ, शत्रुमृग, मोर, इन सब का जो है संरक्षण किया जा रहा है, और इनमें से किसी का भी शिकार अगर आप करते हो तो आप उसके पीछे कानूनी पनिशमेंट है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं, जिनमें कि जो ऐसे जीव जंतु जिनकी जातियाँ जो है संकटग्रस्त है, उनको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। संकरी घाटी, झील, आर्द्र भूमि, यहाँ पे इनका जो है संरक्षण किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे दावानल के रीज़न बता रखे हैं। तड़ित झंझा, जो बिजली वगैरह गिरती है उससे जंगलों में आग लग जाती है, या कई बार लोग लापरवाही से भी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे छोड़ देते हैं जो जल्दी जो है आग पकड़ लेते हैं, या कुछ लोग शरारती तत्व भी होते हैं जो जानबूझकर जो है ऐसी हरकतें कर देते हैं। आगे है, यदि प्रजातियों की संख्या को अगर हम भंग ना करें तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही नष्ट करते रहे तो ये इनकी जातियाँ समाप्त हो जाएंगी, और फिर पॉसिबल ही नहीं कि हमारा जीवन भी हो सकता है।
इस प्रकार अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण जो है वो विलुप्त हो गए, मतलब आज है ही नहीं दुनिया में, और उनके या फिर विलुप्त होने की कगार पे हैं, कुछ समाप्त होने वाले हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर हमें जो है जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि हर एक जीव जंतु की अपनी वैल्यू है, वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। और वानिकी वगैरह वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। स्कूल के बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाना चाहिए, कैंपों में पक्षी दिखाने के लिए, प्राकृतिक कैंपों में, ताकि वो प्रोत्साहित हों। प्रकृति से जब हम जुड़ेंगे, प्रकृति की चीज़ों को देखेंगे, तभी तो समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो चीज़ें हैं क्या और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भारत में इन सब जानवरों को मारना जो है वो गैर कानूनी है। शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग, मोर और भी बहुत सारे जानवर हैं। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे देशों ने एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा से मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों से ही होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी संस्थाएं हैं जो काम करते हैं इस सब चीज़ पे कि जिन जातियों जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो खतरे में है, समाप्त होने वाली है, उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग काम करते हैं। ये ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधों की सूची तैयार करते हैं जो एंडेंजर्ड है, उनके लिए स्पेशल जो है उनके सुरक्षा के लिए जो है पार्क वगैरह या जैव मंडल निचय या राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। इधर है राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल निचय, दोनों ही वो संकटग्रस्त जो जातियां होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके लिए स्पेशल जोन बनाए जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है किसी देश में एक देश का अपना होता है जिसमें एक देश के लेवल पे काम किया जाता है, और जो जैव मंडल निचय होते हैं ये पूरे इनको पूरे वैश्विक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। वैश्विक लेवल पर जो संस्थाएं काम करती हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो यहाँ पर सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी देखभाल करें। ठीक है, अगेन ये साइट्स के बारे में दिया हुआ है कि जो है CITES क्या है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्योना। ये क्या है इसके बारे में बताया कि एक सरकारी समझौता है जो बहुत सारे देशों ने मिलकर किया हुआ है, जिसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि कौन कौन सी जाति और कौन कौन से पेड़ पौधों की जाति और जीव जंतुओं की जातियाँ खतरे में, उनके लिए काम ये करते हैं। मोटे तौर पर 5000 जातियाँ पेड़ पशुओं की और 28,000 जातियाँ जो हैं वो जीव जंतुओं की ऐसी हैं जो खतरे में हैं, उनके लिए काम करते हैं। जैसे कुछ का नाम यहाँ पे दिया हुआ, भालू, डॉल्फिन, कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, ऑर्किड, एलो, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ये गुल्म की पिक्चर है जिसमें कि इस तरीके से पेड़ों को काटा जाता है और उनसे लकड़ियाँ प्राप्त की जाती है। अगेन ये इनमें जो है यहाँ से दोबारा से टहनियाँ फूट पड़ती है और कुछ ही दिनों में यहाँ से पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो एल्डर नामक एक ये पौधे की फ़ोटो दी हुई है, और ये जो फोटो है ये मोस और लाइकेन की है जो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर पर्वतों पर जाते हैं तो इस प्रकार की वनस्पति शुरू हो जाती है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। और ये हेमतेंदुआ है, और ये भी टुंड्रा वनस्पति है जो ऊपर पहाड़ों पर जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे बस इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही आपका जो है ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू।